मेरा नाम है गौरव शुक्ला और आज मैं लाया हूँ आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3। और थैंक यू, आपने मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को काफ़ी ज़्यादा क्या किया, मोटिवेट किया। आइए आज इस पार्ट 3 में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को आगे की क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो आज मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेके आ रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, एक बार रिकॉल कर लेंगे कि सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वह ब्रांच होती है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी और आपका केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। हम लोगों ने ये पढ़ा था। फिर मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह डिवाइस होती है जहां पर ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्ट होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था दो टाइप के सेल होते हैं, डेनियल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डेनियल सेल की वर्किंग आपको बहुत तगड़े तरीके से मैंने बता रखी है, उसमें क्या सॉल्ट ब्रिज वगैरह का क्या यूज़ होता है, ये सब आपको मैंने बता रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि उन सेल्स का रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, और सेल रिएक्शन से नेट रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, और नेट रिएक्शन से सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। आपने अगर वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, डेनियल सेल से ही हम लोग समझेंगे। सपोज करिए मैंने एक बीकर ले लिया, मैंने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या डाल दिया, एक रॉड डाल दिया। ये कोई भी एक मेटेलिक रॉड है, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। और इस जिंक के इलेक्ट्रोड के नीचे मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर जिंक का ही सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, जिसका नाम क्या होगा भैया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। और रिएक्शन जब नहीं स्टार्ट हुई होगी तो आप सभी लोग जानते हो यहाँ पर Zn+2 और SO4- की क्वांटिटीज क्या होंगी भैया, इक्वल होंगी। लेकिन चूंकि जिंक क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, ये क्या करेगा, Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसकी सरफेस में क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और इस एक्यूमुलेशन के कारण यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और ये जिंक इस इलेक्ट्रोड को छोड़ के कहां आने लगेंगे, Zn+2। अब आपको मालूम है Zn+2 जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी मात्रा इस सॉल्यूशन में क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगा। और इस इलेक्ट्रोड में कैसा चार्ज आ जाएगा भैया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या आप बताओ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच आपने पढ़ा होगा, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चीज हो जाती है तो उसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो बताओ, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका क्या है, नेगेटिव हमारा हो गया ये इलेक्ट्रोड, और ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्या इनके बीच एक आपका पोटेंशियल नहीं क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा कि नहीं क्रिएट हो जाएगा? तो यही है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इसी तरह से, ये तो हमने बात किया, ये किसके लिए बात किया, बताओ जल्दी से बताओ। ये हमने बात किया ऑक्सीडेशन के लिए। क्या बात किया, ऑक्सीडेशन के लिए। क्या सेम चीज रिडक्शन में नहीं होगी, बोलो क्या सेम चीज रिडक्शन में नहीं होगी? रिडक्शन में क्या होगा, ये मैंने डाल दिया एक Cu रॉड, यहां पर मैंने भर दिया CuSO4। पहले ये CuSO4 के Cu+2 आयन और सल्फेट आयन्स क्या रहे होंगे, बराबर। लेकिन यहां पर इस Cu ने क्या किया होगा, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो बताओ, इस सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज की क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। तो बताओ सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, नेगेटिव। और ये बताओ ये कैसा होता जाएगा, पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच क्या क्रिएट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लिख सकते हैं क्या इसको? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन, ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन, और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसको नोट कर लेंगे, आप लोग कर लिया होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इट इज, चलो लिखो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes and electrolytic solution। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच बनने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब आप देखो जरा, ये बताओ, हमने चलो हाइपोथेटिकली तो मान लिया कि वो इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप किया और उस सॉल्यूशन में हमारा चार्ज आ गया इस इलेक्ट्रोड, क्या पता एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, तो आंसर है अभी हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं एज अ सिंगल आइडेंटिटी। तो मेजर कैसे करेंगे वो मैं बाद में आपको बताऊंगा आज ही के लेक्चर में, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप सिंगल रूप से आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लेना, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट measure as a सिंगल हाफ सेल। मतलब आप किसी एक सिंगल हाफ सेल का लेके क्या नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो भैया, अभी अभी मैंने बताया था कि जब सेल में हमारा ये सेल था, हमारा ये सेल था, यहाँ पर हमारा पहले क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, फिर रिडक्शन हो रहा था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी क्लासिफाइड एज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से भैया, एक आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या आएगा, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक कैसा आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसा आएगा एक रिडक्शन पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा और एक कैसा आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। इतना नोट करेंगे सभी लोग, इतना सभी लोग नोट करेंगे, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे E स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल, E एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। या इसका एक तरीका और है कि बताओ, जिंक पहले था, जिंक से क्या बन गया था, जिंक +2, तो क्या लिखेंगे, E ऑफ M कन्वर्ट इनटू E ऑफ M+, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे E ऑफ रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, एंड इसका एक तरीका क्या है, E ऑफ M+ से क्या बन रहा है बताओ, E ऑफ M, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के। तो बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझ में आया कि अगर किसी सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन उस मेटल का क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, उसमें अगर डिप कर दे तो जो रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस के बाद आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दूसरी बात मैंने बताई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सपेरिमेंटली आप मेजर नहीं कर सकते हो एज अ सिंगल यूनिट। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होगा, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को E ऑफ द ऑक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है E ऑफ द मेटल कन्वर्टेड इनटू E ऑफ M+। और दूसरा तरीका क्या हो गया, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा आपका क्या होता है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इतना नोट कर लीजिए। तो देखो भाई,
हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था उस इलेक्ट्रोड और उस सॉल्यूशन के बीच। अब स्टैंडर्ड वर्ड आ गया। स्टैंडर्ड आप लोग मालूम होगा, मैंने कई बार बताया कि जब हम लोग प्रेशर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे 1 बार या 1 atm, और उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम लोग क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड, दैट इज 298, तो चीज़ें स्टैंडर्ड हो जाती हैं। तो देखो जरा क्या है इसकी डिफिनेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसमें हम लोगों ने एक बार प्रेशर ले रखा हो और उसका टेम्परेचर कितना कर दिया हो, आइडियली 298 केल्विन, और उसका कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोलर। बस थोड़ा समझते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया HCl। HCl हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी है, टूटेगा क्या बनाएगा, H+ और Cl-। अब इस H+ और इस Cl- का दोनों का कंसंट्रेशन कितना निकल के आया, 1 मोलर। कितना निकल के आया, 1 मोलर। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना आया, 1 मोलर। हमने इसका प्रेशर कितना कर दिया, 1 बार, और टेम्परेचर कितना कर दिया, 298 केल्विन। तो इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और मोलर होने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो 1 बार और टेम्परेचर क्या हो, 298 केल्विन। तो जो इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके बीच का जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, साधारण कोई भी चीज़, और यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड लगा दिया तो 2 चीज़ें आ जाएंगी एक्स्ट्रा में, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो नोट करो इसको। तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 1-2 टर्म और हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, जैसे EMF ऑफ द सेल आएगा आपके कई बार NCERTs में, E ऑफ द सेल आएगा, ठीक है। तो दोनों में पहले अंतर समझ लेते हैं। तो पहले मैं बताता हूं आपको EMF क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो फिजिक्स के संदर्भ में हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से बात करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, अगर ये एक वायर है, ये कंप्लीट सर्किट है, और इस सर्किट में मैंने ये क्या लगा दिया है, बैटरी लगा दिया है, तो इस बैटरी के अंदर क्या भरा होगा, केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल से वो क्या बन रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस माइनस के टर्मिनल से मूव करके इस पॉजिटिव टर्मिनल तक ट्रांसफर होंगे, तो इसको कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, इसमें एक पुश फोर्स लग रहा होगा या पुल फोर्स लग रहा होगा। तो पुल फोर्स लग रहा होगा ना, तो क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या है, ये हमारी एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं इस नेगेटिव पोटेंशियल से इस पॉजिटिव पोटेंशियल में, यानी इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में एक ऐसा फोर्स जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सेल टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। लिख लो, इट इज टेंडेंसी टू पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, पता होना चाहिए, ठीक है। अब EMF ऑफ द सेल निकालते कैसे हैं, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका पहले फार्मूला देख लो, ये निकालते कैसे हैं वो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल क्या होता है, हमेशा याद रखना बेटा, ये होता है हमारा E ऑफ द कैथोड माइनस E ऑफ द एनोड। एनोड क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ था, कैथोड क्या था हमारा, रिडक्शन हाफ था। तो कैथोड में से जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस E ऑफ एनोड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, EMF ऑफ अ सेल। क्या हो जाएगा, EMF ऑफ अ सेल,
ठीक है, अब याद रखना ये जो भी हम लोग पोटेंशियल लेंगे ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमेशा कौन सा लेंगे, रिडक्शन लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, इसका रिडक्शन लेंगे। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखनी पड़ेगी। इतना नोट करो, फिर मैं आगे इसका फार्मूला बताता हूँ। इतना नोट करिए, ठीक है, हो गया। तो E ऑफ द कैथोड माइनस E ऑफ एनोड ऑलवेज टेकन एज द रिडक्शन। और अगर आपसे कह दिया जाए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, तो वो होता है हमारा E नॉट ऑफ द कैथोड माइनस E नॉट ऑफ द एनोड। और ये हमेशा कैसा लिया जाता है, ये हमेशा लिया जाता है रिडक्शन। ये मैं आपको जब कराऊंगा क्वेश्चन तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है, रिडक्शन, ये हमेशा याद रखना, रिडक्शन। अब एक कंफ्यूजिंग टर्म आपको जरूर मिलेगा, कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा ईएमएफ ऑफ अ सेल, और आपको कह देगा E ऑफ द सेल। तो दोनों में आपको लगेगा कि दोनों में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है हमारे। ईएमएफ ऑफ द सेल भी सेम है और E ऑफ द सेल भी सेम सही है, लेकिन इनमें थ्योरेटिकली एक अंतर होता है। न्यूमेरिकल पर्पस से याद रखना, न्यूमेरिकल आ जाए तो E ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल सेम माने जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली इसमें एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को जानते हैं। इंक भर लूँ मैं थोड़ा सा, तो आओ अब हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल और सेल के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल और E ऑफ द सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो बताओ क्या डिफरेंस होता है, दिमाग लगाओ। हाँ, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आइए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बीकर बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा बीकर बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये मैं क्या डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ड्राइंग में मत जाइएगा, चीज़ें समझिएगा, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, ठीक है, ड्राइंग में मत जाइएगा, ड्राइंग के अलावा मेरी चीज़ें समझिएगा। यहाँ पर मैंने एक एम्पियर मीटर लगा दिया है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, एक एमीटर लगा रखा है। मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पर, एमीटर, और यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, यहाँ पर एक मैंने सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन भरने के बाद मैंने क्या किया, एक रिहोस्टेट लगा दिया। रिहोस्टेट के बाद मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, ठीक है, ये इसका हेड हो गया, ठीक है, रिहोस्टेट का हेड हो गया। और यहाँ पर ये एनोड था, पता होगा आपको एनोड कैसा होता था, बताओ जल्दी से। एनोड कैसा होता था, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता था, पॉजिटिव। फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसके अपोजिट में एक क्या लगा दिया, एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया, वो हो गई पॉजिटिव और ये हो गई नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया मेरा E ऑफ द एक्सटर्नल, क्या हो गया, E ऑफ द एक्सटर्नल। दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल दिख रहा है। ठीक है, E ऑफ द एक्सटर्नल, ये क्या हो गया मेरा, E ऑफ द एक्सटर्नल। और आपको मालूम है अगर इस एनोड और इस कैथोड के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे तो कितना आता था भैया, 1.1 वोल्ट। याद होगा आपको। अब याद रखना मेरी बात, थोड़ा सा मेरी चीज़ें फिर से याद रखना, दोहराना। मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन। मैंने कंडीशन आपको नंबर 1 बताई थी कि अगर E ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन E ऑफ द एक्सटर्नल, अगर E ऑफ द सेल बड़ा होगा E ऑफ द एक्सटर्नल से,
तो सेल का जो एम्पियर मीटर है ये क्या देगा भैया, करंट आई देगा। क्या देगा, करंट आई देगा। और सेल हमारा कैसे काम करेगा बताओ जल्दी से, डेनियल सेल के जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा, सेल जैसा काम करेगा। ठीक है, अगर ई ऑफ द सेल मान लेते, ई ऑफ द सेल कितना है जल्दी बताओ, ई ऑफ द सेल है 1.1 इज ग्रेटर देन 0.7, मान लेते ये 0.7 था, ग्रेटर है, डेनियल सेल की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपका कंडीशन नंबर 2, ई ऑफ द एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा ई ऑफ द सेल के बराबर, क्या हो जाएगा, ई ऑफ द एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा ई ऑफ द सेल के बराबर, तो बताओ एम्पियर मीटर या एमीटर ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये जैसे एमीटर है तो इसकी सुई कहाँ पहुँच जाएगी, बिल्कुल नल पॉइंट में पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी, नल पॉइंट में। इसका क्या मतलब है, नो करंट। क्या होगा, नो करंट। तो बताओ ये डेनियल सेल क्या काम करेगा, नहीं करेगा, तो नो करंट। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, नो करंट विथड्रॉन, कोई भी करंट नहीं मिलेगी। अब करंट मिलना बंद हो गई। अब मान लो तुमने ई एक्सटर्नल क्या कर दिया, बड़ा कर दिया ई ऑफ द सेल से, मान लेते हैं ये ले लिया 2.0 वोल्ट और ग्रेटर हो गया 1.1 वोल्ट। तो बताओ सेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देगा और धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी, मान लो इसको और बढ़ा दिया तुमने, तो एक कंडीशन आएगी जिसमें ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। अब बताओ जरा मेरी बात, अभी आपको उस चीज़ समझ में आई, नहीं आई? याद रखना ई ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब तक आपका ई ऑफ द सेल ग्रेटर रहा ई ऑफ द एक्सटर्नल से और आपका एम्पियर मीटर डिफ्लेक्शन देता रहा, जब तक ये डेनियल सेल के जैसा काम करता रहा, तो जो इस एनोड और इस कैथोड के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको बोलेंगे हम ई ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे उसको, ई ऑफ द सेल। लेकिन जैसे ही आपका ये एक्सटर्नल वोल्टेज बराबर हो गया ई ऑफ द सेल और ये एम्पियर मीटर की सुई कहाँ आ गई, बिल्कुल नल पॉइंट पे आ गई, यानी डेनियल सेल ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, डेनियल सेल ने काम करना बंद कर दिया। तो वह एक्सटर्नल पॉइंट की वैल्यू, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सी, ये जिस पे आपका डेनियल सेल ने काम करना बंद कर दिया, और उस एक्सटर्नल पॉइंट के उस पॉइंट की वैल्यू को, जैसे अगर हम यहाँ पर मान ले तो ये 2 वोल्ट पे काम करना बंद कर दिया ना इसने, तो ये 2 वोल्ट पे जिसमें ये डेनियल सेल नहीं रहा, करंट नहीं दे रहा है, तो इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। थोड़ा सा और मेरे साथ समझो कि 1.1 वोल्ट तो था इसके बीच का, एनोड कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो कब तक था, जब तक ये डेनियल सेल रहेगा, करंट देगा, डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन जैसे ही नल पॉइंट में आया, अब जो तुमने आउटर मोर सेल से बैटरी लगा रखी है, वह बैटरी का पोटेंशियल ही क्या कहलाएगा सर, ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। समझ में आया? आओ इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं। तो देखो भाई आगे अब हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं कि ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। ईएमएफ क्या है, मैंने आपको बताया कि ईएमएफ वह पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा सेल का, जब सेल हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब सेल क्या हो रहा होगा, उस समय काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तब है जब हमारा सेल वर्क कर रहा होगा। फिर ये क्या है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल डिलीवर कर सकता है। देखो ध्यान सुनना, 1.1 वोल्टेज के बराबर जैसे ही आपने 1.1 किया, जो कि मेरा था ई ऑफ द एक्सटर्नल, और ये था मेरा ई ऑफ द सेल, तभी हमारा सेल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो मतलब हमें मालूम चल गया पोटेंशियोमीटर जो हमने लगा रखा था, जो हमारा मेजर करेगा हमारा ईएमएफ, वह बता देता है कि इस सेल का ई ऑफ द सेल कितना होगा, 1.1 होगा। इससे ज़्यादा इस सेल की करंट नहीं दे सकता है।
और ये क्या है, हमेशा ईएमएफ से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ईएमएफ हमेशा ई ऑफ द सेल से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समझ में आए बात, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बात करेंगे ई ऑफ द सेल, और ई ऑफ द सेल के बाद हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो हम सभी लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि एज वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल cannot measured separately, cannot measured separately। हम लोग सेपरेट रूप से अगर एनोड और कैथोड ले लें और वो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस निकाल ले, तो हमें उस तरह से नहीं निकलेगा, हम लोगों को इस तरह से नहीं निकलेगा, सेपरेटली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। सो वी नीड आ रिफरेंस इलेक्ट्रोड। हम लोग क्या लेंगे, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को एक क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में लेते क्या है, देखना ध्यान सुनना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, SHEC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। होता क्या है इसमें, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, दिख रहा है आपको सभी को, हाँ दिख रहा है। होता क्या है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिस सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोल हो, कितना हो, या 1 मोलर हो, क्या हो, 1 मोलर। जैसे यहाँ पर मैंने HCl भरा था, तो उस H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल हमने डाल दिया। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, और इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक प्लैटिनम वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, PT वायर। क्या ले लेते हैं, PT वायर। और इस PT वायर के यहाँ पर, इस PT वायर के यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, प्लैटिनम कोटेड विद ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस की सप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, H2 गैस की सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या बन जाता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब बताओ ये H2 अगर इसका तुम दोनों चीज़ें करा दो, देखो ध्यान सुनना, अगर इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और इसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। पहले इसको बना लो आप, फिर मैं समझाता हूँ। पहले इसको बना लो, इतना बना लो। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या आ गया है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया, जिसमें हमारी कुछ कंडीशन है कि इसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे जिसका मोलर कंसंट्रेशन हो 1 मोलर, और इसमें हाइड्रोजन गैस हम लोग दे रहे हैं, और ये एक वायर लगा रखा है प्लेटिनम कोटेड विद ब्लैक। ठीक है, अब देखो दोनों चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, चाहो तो आप इसका ऑक्सीडेशन करा लो, और चाहो तो आप इसका रिडक्शन करा लो। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो बताओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा E0, स्टैंडर्ड की बात है ना, E0। अगर कोई मेटल होगा कन्वर्ट हो जाए किसमें, E0 ऑफ Mn+ में, या इसका रिडक्शन करा लो। ठीक है, अब M क्या है यहाँ पर, M हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो,
यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमें नंबर बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो H2 का क्या होगा, H2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस, समझ में आ रहा होगा। अगर रिडक्शन कराना है आपको क्या लिखोगे, E नॉट ऑफ H प्लस गोज टू E नॉट ऑफ H2, ठीक है। अब हम लोग देखो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता है। तो लिख लेना, सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट measure of standard hydrogen electrode, so its electrode potential taken as zero, इसका क्या ले लिया जाता है, जीरो ले लिया जाता है। अब इसका क्या यूज है, क्या कैसा यूज है इसका, वो हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका यूज क्या है। आप थोड़ा सा इसका यूज समझ लो, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। फिर देखो क्या इसका यूज है, ध्यान सुनना। ठीक है, तो ठीक है, इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। आज मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और फिर मैंने बताया आपको ईएमएफ ऑफ सेल एंड ई ऑफ द सेल में क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने बताया आपको एसएचई के बारे में, है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया। अब अगली क्लास में बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं और कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से समझते रहिएगा।